हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो। तो आज हम बात करेंगे अधिगम की और अधिगम की बात करेंगे हम जो हमारे पेडागोजी में भी काफ़ी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आ रहे हैं, क्योंकि इस एक टॉपिक में मैंने बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया है। ठीक है, तो इससे बहुत क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर ऑलमोस्ट अपन सारी पेडागोजी की देखें तो 6 से 7 क्वेश्चन पक्का आ जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं अधिगम की। तो अधिगम क्या है? तो ठीक है, तो सबसे पहले अधिगम को हम अगर हमारी सरल परिभाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि अनुभवों के द्वारा व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तनों को हम अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो क्या अस्थायी परिवर्तनों को हम अधिगम कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अस्थायी जो परिवर्तन होते हैं उनको हम अधिगम नहीं कह सकते। ठीक है, क्या परिपक्वता से होने वाले परिवर्तनों को हम अधिगम कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्या परीक्षा के लिए उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ना एक अधिगम है? नहीं। क्या रटकर पास होना अधिगम है? नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अधिगम के लिए मैंने आपको बताई हैं। तो अधिगम होता क्या है और अधिगम के लिए किन-किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? ठीक है? तो आज हम स्टार्टिंग से देखते हैं अधिगम को। सबसे पहली बात, मानसिक प्रक्रिया। ठीक है? तो लर्निंग मानसिक प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, सार्वभौमिक है, अनुकूलन है, लक्ष्य निर्धारित है, सत्य सतत प्रक्रिया है, त्रुटियां, स्थानांतरण और सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, अब ये तो है, ये जो शब्द हैं, ये शब्द डायरेक्ट सीटेट में इन शब्द में से अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको इन ऑप्शंस में से ऑप्शन दिख जाएगा, चाहे वो ऑप्शन उपरोक्त सभी का हो, चाहे ऑप्शन कूट में है, 1, 2, 2, 3, 3, 4 में। लेकिन यहाँ से आपको ऑप्शन, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन हम ये डायरेक्ट ना पढ़कर हम उनके अर्थ को समझ कर पढ़ेंगे। जैसे हमारी पेडागोजी कहती है कि पढ़ने में क्या महत्वपूर्ण होता है? अर्थ महत्वपूर्ण होता है। तो ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें आ रही है, तो वो आ रही है हमारी मानसिक प्रक्रिया की। तो हम करें मानसिक प्रक्रिया। ठीक है, तो जब मानसिक से हम तर्क, कल्पना, समस्या, समाधान, ये सब हम किससे करते हैं? हमारी मानसिक प्रक्रियाओं से। ठीक है, तर्क हुई, कल्पना हुई, ये सब चीज़ें हम किससे करेंगे? हमारी मानसिक प्रक्रिया से। तो वह भी हमारे अधिगम का एक सोर्स है। दूसरी बात, जटिल प्रक्रिया। अधिगम एक सरल प्रक्रिया नहीं है, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है। अपने आप में एक व्यापक शब्द है और जरूर सब बच्चे अलग अलग प्रक्रियाओं से सीखते हैं। ठीक है, सबके लिए अलग अलग विधि होती है, सबके सीखने की जो क्षमता होती है वो अलग होती है और सबके सीखने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो ये एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, कहीं न कहीं टीचर के लिए भी ये एक मान लो अगर क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे एक विधि से सब बच्चे एक चीज़ को नहीं सीख पा रहे हैं, तो वहाँ टीचर के लिए भी थोड़ी कठिनाई महसूस होती है। उसे अलग विधियों का प्रयोग करना पड़ता है, अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज़ करना पड़ता है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अनुकूलन है, लक्ष्य निर्धारित है। ठीक है, सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस चलता रहता है, इंसान जीवन पर्यंत सीखता रहता है। त्रुटियाँ, यहाँ से आप पेडागोजी में क्वेश्चन उठा के देखिए, यहाँ से पेडागोजी में ज़रूर क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो त्रुटियाँ यानी कि जो हमारा टीचिंग लर्निंग पार्ट यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का त्रुटियाँ एक हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं अपने, तो आप उन क्वेश्चन में कभी भी देखो क्या त्रुटियाँ करना गलत है या त्रुटि करना सही है। तो इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो देखिए हमारा फोकस यही होगा कि जब बच्चा सीखेगा तो बच्चा गलतियाँ भी करेगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, उसने गलतियाँ की, लेकिन अगर बच्चा गलती करता है तो हम उसे दंडित नहीं करेंगे, रोक-टोक नहीं करेंगे कि वह आगे प्रश्न ना पूछे, जबकि उसको प्रोत्साहित करेंगे कि वह कक्षा में और प्रश्न पूछे और जो त्रुटियाँ उसको हुई है, टीचर उसको दूर करने का प्रयास करें। ठीक है? यानी कि जो हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियाँ एक हिस्सा हैं। उसके बाद है स्थानांतरण की, यानी कि अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। ठीक है? सीखी हुई चीज़ का ज्ञान अगर बच्चा दूसरी जगह उपयोग में ले रहा है तो कहेंगे धनात्मक। अगर बच्चा सीखी हुई चीज़ का, मान लिया बच्चे को साइकिल चलाने आती है और बच्चे ने स्कूटर सीख लिया, ठीक है? तो हो गया धनात्मक। लेकिन अगर बच्चे ने भूगोल पढ़ ली और वही बच्चा भूगोल पढ़ने के बाद अगर वो बच्चा केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो उसका कोई स्थानांतरण नहीं हुआ, ठीक है? और एक होता है नकारात्मक स्थानांतरण, यानी कि शून्य स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण और नकारात्मक स्थानांतरण। सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल बच्चे की जब पहली जो पाठशाला होती है वो उसका परिवार होता है, ठीक है? और उसकी जो प्रथम गुरु होते हैं वो उसकी माँ होती है।
बाद में उसका जो समाजीकरण स्टार्ट होता है वो उसकी स्कूल से होता है, खेल के मैदान में होता है, ठीक है। तो खेल का मैदान भी अपने आप में एक पॉजिटिव है समाजीकरण के लिए। इतनी बात हो गई यहाँ पे। यानी कि इसमें हमने अधिगम की जो विशेषताएँ हैं वो पढ़ी है कि अधिगम क्या है, ठीक है? अगर हम अधिगम की बात करें तो देखिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसकी अलग-अलग परिभाषाएँ दी हैं, ठीक है? तो जो 2-3 परिभाषाएँ हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं हम उनकी एक बार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम करते हैं क्रो एंड क्रो की। ये बहुत बार पूछी जाती है लेकिन ये सीटेट में कम बार पूछी जाती है, इसलिए अपन इतना गौर करके इसको नहीं, ज़रूरी नेसेसरी नहीं कि हम इसको याद रखें। हम लर्निंग जो चैप्टर है अधिगम में से वो ही चीज़ें पढ़ रहे हैं जिनसे बार बार पेडागोजी में क्वेश्चन आ रहे हैं और जिनसे बार बार आने की संभावना है, ठीक है। तो इसमें जैसे जो क्रो एंड क्रो दी ने दिया, उन्होंने दिया है कि भाई आदतें ज्ञान एवं अभिवृत्ति ही अर्जन का अधिगम है, ठीक है। स्किनर ने कहा है कि व्यवहार में होने वाली उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया को स्किनर ने कहा है, ठीक है। गेट्स ने अनुभवों के माध्यम से होने वाले स्थायी परिवर्तन को कहा है। गिलफोर्ड ने व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को कहा है। तो ऐसे करके कई मनोवैज्ञानिकों ने इसको अपनी अपनी भाषा में स्पष्ट किया है, लेकिन सबको स्पष्ट करके एक जो कंक्लूजन निकला वो यही निकला था कि जो बच बच मतलब जो भी बच्चा अनुभवों के द्वारा व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन कर रहा है, अगर यह अस्थायी परिवर्तन होगा तो वो अधिगम नहीं होगा, ठीक है। स्थायी परिवर्तन ही हमारा अधिगम होगा, ठीक है। त्रुटियां अधिगम का हिस्सा है, ये मैंने यहाँ भी लिख दिया है, त्रुटि अधिगम का हिस्सा है। त्रुटियां होने पर बच्चों को डांटना या दंडित नहीं करना चाहिए, ठीक है। जबकि बच्चों को, अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसे बोलने का मौका देना चाहिए, उसे अपनी समस्या बताने का मौका देना चाहिए और फिर उसकी समस्या को सुनकर जब हम हमारे आकलन की बात करते हैं, ठीक है, हमारे मूल्यांकन में हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं निदानात्मक, ठीक है। और हम बात करेंगे उपचारात्मक की। तो निदानात्मक मतलब होता है कमियों को जानना और उपचारात्मक मतलब होता है कमियों का उपचार करना, ठीक है। तो यही बात है कि जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा बच्चा कहाँ गलती कर रहा है तो हम उसका आकलन कैसे करेंगे, जब तक हम आकलन नहीं करेंगे तो हम हमारे रेमेडियल टीचिंग को कैसे अपना पाएंगे, ठीक है। ये बात हुई हमारी अधिगम की। हमने अधिगम की परिभाषाएं देख ली। और अधिगम सामांसिक है, जटिल प्रक्रिया है, सार्वभौमिक है, अनुकूलन है, लक्ष्य निर्धारित है, सतत प्रक्रिया है, त्रुटियां होना स्वाभाविक है, स्थानांतरण है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम अधिगम के बारे में एक दो बातें और जानेंगे, ठीक है। अब बात अधिगम और शिक्षण। तो आप अधिगम और शिक्षण को रिलेट करके, अधिगम और शिक्षण अपने आप में अलग-अलग है, ठीक है? यानी कि हम जो शिक्षण कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है वो हमारा अधिगम है, ठीक है? अधिगम और शिक्षण दोनों में अंतर होता है, ठीक है? हाँ, लेकिन शिक्षण के लिए अधिगम अनिवार्य होता है। शिक्षण के लिए अधिगम अनिवार्य इसलिए होता है कि बच्चा जो भी पढ़ रहा है, वह बच्चों की स्थायी रूप से उसके जीवन में काम में आने वाला हो, उसके वह चीज़ें याद हो ताकि वह अपने जीवन में उनका उपयोग कर सके। लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि अधिगम के लिए शिक्षण अनिवार्य हो, क्योंकि अधिगम तो बच्चा कैसा भी कर सकता है, सीख तो बच्चा कुछ भी सकता है, ठीक है? सीखने का कोई अंत नहीं होता, बच्चा कुछ भी सीख सकता है। तो ज़रूरी नहीं है शिक्षण के लिए अधिगम अनिवार्य है, लेकिन अधिगम के लिए शिक्षण अनिवार्य हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? अब है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, लेकिन अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक से पहले हम एक बार देखेंगे अधिगम की प्रक्रिया कैसे होती है। मतलब क्या होता है प्रक्रिया? बच्चा कैसे सीखता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो व्यक्ति के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो होती है अभिप्रेरणा, ठीक है? तो जब व्यक्ति में मोटिवेशन आता है, ठीक है? जब व्यक्ति में मोटिवेशन आता है तो वह विभिन्न अनुक्रियाएँ करता है। जैसे उसमें अभिप्रेरणा आई, जैसे मुझ में अभिप्रेरणा है कि मैं कुछ करूँ, ठीक है? तो मैंने जैसे एमआरएस का फॉर्म भरा, उधर सीटेट का फॉर्म भरा, इधर मैंने मेरा मतलब यूट्यूब पे चैनल बनाया और मैं लग गई, ठीक है? तो मैंने विभिन्न अनुक्रियाएँ की। अब जैसे मैंने 20 दिन 1 महीने चैनल चलाया, मेरा सीटेट का एग्ज़ाम हुआ, तो मुझे लगा कि मैं इससे पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, तो चलो हो सकता है मैं इसको छोड़ दूँ, या मुझे लगता है कि नहीं मैं इसी में ही आगे बढ़ूँगी तो हो सकता है मैं ईएमआरएस को छोड़ूँ, या फिर हो सकता है कि मैं ऐसे दिमाग लगाऊँ कि जो मैं ईएमआरएस में पढ़ूँगी वही मैं यूट्यूब पे पढूँ। तो ये मेरी विभिन्न अनुक्रियाएँ थी। मैं जब अभिप्रेरित हुई तो मैंने विभिन्न अनुक्रियाएँ की, ठीक है? लेकिन जब मैंने ये विभिन्न अनुक्रियाएँ की तो उसमें मुझे बहुत सारी बाधाएँ आई। बाधाएँ आई कि जैसे मान लो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो कई बार होता है कि ना
हमारे पास टाइम भी नहीं हो पाता है, ठीक है? और कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाने के लिए हमारे पास पर्याप्त रिसोर्सेज़ भी नहीं हो सकते, ठीक है? रिकॉर्डिंग के लिए भी कभी कुछ नहीं हो पाता है। तो मतलब मैं एक चीज़ को समझाने के पर्पज़ से बता रही हूँ कि जब एक व्यक्ति के पास मोटिवेशन होता है, वह विभिन्न अनुक्रियाएँ करता है, फिर उसके जो बैरियर्स यानी कि जो उसकी बाधाएँ आती हैं, ठीक है? यानी कि मान लो मैंने चैनल बनाया, मुझे इसमें बहुत सारी बाधाएँ आई और मैं देख पा रही हूँ कि जैसे मेरी बाधाएँ तो मैंने सोचा कि अब अपने व्यूज़ नहीं आ रहे तो मैं उससे थोड़ी घबरा रही हूँ, ठीक है? घबराने के बाद मैंने क्या किया, सही अनुक्रिया की। मैंने मेरी त्रुटियों को जाना और मैंने सही अनुक्रिया को पकड़ लिया। सही अनुक्रिया को पकड़ने के बाद मैंने ऑर्गेनाइज़ेशन यानी कि संगठन किया। फिर मुझे जहाँ भी अच्छा मैटर मुझे लगा, जहाँ से मैंने पढ़ा, उस मैटर को मैंने बहुत अच्छे से प्रस्तुत करने की कोशिश की और फिर मैंने मेरे लक्ष्य को हासिल कर लिया। ये होती है हमारी अधिगम की प्रक्रिया। ये एक व्यक्ति से चलती है और जब तक उसका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, वहाँ तक वो चलती रहती है, ठीक है? तो मैंने बात की अधिगम की, तो अधिगम की विशेषताएँ इनको एक बार ज़रूर ध्यान रखना और एज़ इट इज़ आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाएँगी, ठीक है? ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि ये जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें स्पष्ट रूप से पूछी हुई हैं ये लाइनें, ठीक है? उसके बाद हमारे अधिगम को प्रभावित करने से पहले मैंने अधिगम की प्रक्रिया बताया है, ठीक है आपको? अधिगम की प्रक्रिया आखिर ये अधिगम की प्रक्रिया होती कैसे है? तो ये प्रक्रिया कैसे होती है? तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख रही हूँ कि सबसे पहले व्यक्ति होता है, उसको मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन से वह विभिन्न अनुक्रियाएँ करता है, जब वह विभिन्न अनुक्रियाएँ करता है, तो बाधाएँ आती हैं, सही अनुक्रिया का चयन करता है, ठीक है? और उसके बाद वो अपने गोल को प्राप्त करता है। अब हम बात करें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले परिपक्वता को हम अधिगम तो नहीं कह सकते, लेकिन अधिगम परिपक्वता से प्रभावित होता है, ठीक है? हम अर्थ को समझकर इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट शब्दों से नहीं। परिपक्वता से अधिगम अगर मान लो कोई बच्चा है और वो बच्चा 5 साल का बच्चा है और 5 साल के बच्चे को अगर हम अवकलन समाकलन पढ़ा रहे हैं, तो क्या वह बच्चा सीख पाएगा? नहीं, वह बच्चा नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उसमें वो उस चीज़ों को सीखने की परिपक्वता नहीं आई है। तो परिपक्वता कहीं न कहीं हमारे अधिगम को प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा, मैंने अधिगम प्रक्रिया को पहले इसलिए पढ़ाया है क्योंकि ये जो सारे शब्द हैं, ये सारे शब्द यहाँ पे काम आएँगे, ठीक है? बात करें अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, बिना मोटिवेशन के व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता। सांस्कृतिक संदर्भ होते हैं, बिल्कुल जो हमारा अधिगम होता है उसको सांस्कृतिक जो हमारा कल्चर होता है वो उसको बहुत प्रभावित करता है, ठीक है? उसके बाद है हमारे संवेगात्मक विकास, हमने विकास में 4 प्रकार के विकास पढ़े थे, ठीक है? उनमें से संवेगात्मक विकास, ठीक है? ये बहुत इसकी जो मेन बात है संवेगात्मक विकास की यानी कि हमारे संवेगों पे कंट्रोल यानी कि सही समय पर, सही जगह पर, सही इंसान पर संवेगों का उपयोग करना सही हो जाए जब तो हम मान सकते हैं कि हमारा संवेगात्मक विकास हो गया है, ठीक है? मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास और सामाजिक विकास, ठीक है? मानसिक विकास जब तक बच्चे का मानसिक विकास ही ठीक नहीं होगा, तब तक बच्चा अधिगम करने में असमर्थ होगा। ठीक है? तो अधिगम के लिए मानसिक विकास का संतुलन में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सीखने की तत्परता कहें या हम अभिप्रेरणा कहें, जब तक सीखने की तत्परता नहीं होती, सीखने की तत्परता की बात करें तो हमारे थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए उसमें 3 मुख्य नियम दिए, 5 उन्होंने गौण नियम दिए। लेकिन उन नियम की यहाँ अपन चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सीटेट में उनसे प्रश्न नहीं आते, ठीक है? सीटेट में जो प्रश्न होंगे हमारी पेडागोजी से रिलेटेड होंगे, जो पेडागोजी का जो मटेरियल है वो सारा मैंने एक ही वीडियो में करवाया है। मैंने टीचर सेंटर्ड भी करवाए हैं, मैंने स्टूडेंट सेंटर्ड भी करवाए हैं, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में करवाई हैं। रुचि, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, सार्थक अधिगम और छात्र केंद्रित। यानी कि टीचर जो भी विधि पढ़ा रहा है, वह सब कैसी होनी चाहिए? छात्र केंद्रित होनी है, यानी कि बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है? अधिगम पढ़ लिया, ये हमने अधिगम की विशेषताओं के बाद अधिगम की प्रक्रिया पढ़ी, फिर हमने इसकी परिभाषाएँ पढ़ी, इसमें क्रो एंड क्रो की पढ़ी, स्किनर की पढ़ी, गेट्स की पढ़ी। सबसे इम्पोर्टेंट है क्रो एंड क्रो की, ठीक है? तो जो हमारी क्रो और क्रो की है वो है आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्ति, ठीक है? अभिवृत्तियों। उसके बाद हमने बात की अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अब बात सुनो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा? क्या परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है? बिल्कुल हाँ, करती है। लेकिन क्या परिपक्वता हमारा अधिगम है? नहीं। ये इतना सा डिफरेंस है।
क्या परिपक्वता अधिगम है? तो नहीं, परिपक्वता से होने वाले परिवर्तन हमारे अधिगम में नहीं आएँगे, लेकिन हमारा अधिगम परिपक्वता से क्या होता है? प्रभावित होता है, ठीक है? अधिगम के लिए शिक्षण ज़रूरी नहीं है, लेकिन शिक्षण के लिए अधिगम ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ ओनली टीचिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं ये लाइन बता रही हूँ कि अधिगम के लिए शिक्षण ज़रूरी नहीं है, लेकिन शिक्षण के लिए अधिगम ज़रूरी है। बाल केंद्रित हो गया, अब हम पढ़ेंगे टीचर, ठीक है? अब देखिए, टीचर से पहले बार-बार एक शब्द आ रहा है, परिपक्वता, परिपक्वता, परिपक्वता। तो परिपक्वता होती क्या है? तो परिपक्वता की बात करें तो ये कहीं न कहीं हमारी अभिवृद्धि, यानी कि जो हमारे शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं, उनसे संबंधित होती है, ठीक है? परिपक्वता जो प्रक्रिया है, वह सभी बालकों में एक समान नहीं होती, लेकिन एक क्रम से हम इसको कह सकते हैं, ठीक है? परिपक्वता की प्रक्रिया जो क्रम होता है वो निश्चित होता है। मान लो क्रम की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो आप समझिए कि जो कोई छोटा बच्चा है वो सबसे पहले बच्चा बैठना सीखता है। बैठने के बाद बच्चा कुल्लियाँ चलना सीखता है। उसके बाद बच्चा पैरों पे खड़ा होना सीखता है और उसके बाद बच्चा चलना सीखता है। ठीक है? तो क्रम तो निश्चित हो गया, लेकिन सब बच्चे समान नहीं होते। ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा 10 महीने में चलने लग जाता है, दूसरा बच्चा 12 महीने में, एक बच्चा हो सकता है कोई-कोई बच्चे 1.5 साल तक भी नहीं चल पाते हैं। तो ऐसा होता है कि सब में क्रम ज़रूरी नहीं होता, ठीक है? लेकिन हमारी परिपक्वता जो अधिगम है वो परिपक्वता से प्रभावित होता है, लेकिन परिपक्वता से होने वाले परिवर्तनों को हम अधिगम नहीं कहेंगे, ठीक है? मोटा-मोटी तौर पे देखें तो देखिए, परिपक्वता एक जन्मजात प्रक्रिया है, जबकि अधिगम एक प्रक्रिया है जो हम अर्जित करते हैं, ठीक है? जैसे हमारी लैंग्वेज एक्वाज़िशन में हम कहते हैं कि एक भाषा होती है जो हम अर्जित करते हैं, ठीक है? और एक भाषा तो ऑटोमेटिकली हमें दूसरी हमें अर्जित करनी पड़ती है, ठीक है? दूसरी बात, परिपक्वता जो होती है वो 21, मतलब अगर हम देखें तो 21 साल बाद में जो परिपक्वता होती है वो रुक जाती है, ठीक है? यानी कि एक निश्चित समय तक चलती है, जबकि अधिगम जो है हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है। परिपक्वता एक जातीय प्रक्रिया, जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत प्रक्रिया। परिपक्वता का मतलब एक जात से, मतलब यहाँ पर्टिकुलर किसी कास्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं। इसमें अगर हम बात करें जात से, मतलब ये है कि जैसे हमने बच्चे लिए तो बच्चों में जैसे मोस्टली बच्चों की प्रोसेस एक ही होती है, पहले बैठना, फिर कुल्लियाँ चलना, फिर खड़े हो जाना, फिर चलना, ठीक है? लेकिन अधिगम एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। कोई बच्चा किसी क्षेत्र में आगे जाता है, कोई बच्चा किसी क्षेत्र में आगे जाता है। ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चे डांसर हो, कोई बच्चा डांसर होता है, कोई बच्चा सिंगर होता है, कोई बच्चा आईएएस होता है, कोई बच्चा आरएएस होता है, ठीक है? परिपक्वता की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, उस पर अभ्यास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि अगर मैं बात करूँ अधिगम पर, तो अधिगम पर अभ्यास का प्रभाव पड़ता है, ठीक है? ये मोटा-मोटी तौर पे इनमें अंतर है, ठीक है? ये अंतर मैंने इसलिए बताए हैं कि अगर परिपक्वता और अधिगम के ऊपर अगर कोई प्रश्न आता है, तो आपका गलत नहीं हो। परिपक्वता का अगर शब्द हमें मतलब है, तो अगर हमें किसी चीज़ शब्द का अर्थ पता है, फिर चाहे उसका कुछ भी आ जाए, हम उसका कर लेंगे। परिपक्वता का मतलब समझिए शारीरिक वृद्धि से है, ठीक है? व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं कह सकते इसको, एक जातीय प्रक्रिया निश्चित समय बाद में रुक जाती है, अभ्यास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अधिगम शब्द का मतलब मैंने आपको बता दिया है। अब टीचर में क्या गुण होने चाहिए, वो देखिए आप। पहली बात तो टीचर बाल केंद्रित, यानी कि टीचर जो भी पढ़ा रहा है, ठीक है? उस पढ़ाने के अंदर टीचर जिन चीज़ों का उपयोग कर रहा है, वह कैसा होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। विषय का ज्ञान होना चाहिए। ये क्वेश्चन पेडागोजी में बहुत बार आता है, बहुत बार आता है कि एक टीचर में सबसे प्रमुख ज्ञान क्या होना चाहिए? तो उसे अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए। मान लो अगर कोई टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है और उसे मैथ्स का ही ज्ञान नहीं है, तो फिर वो चाहे टीचर एक्टिव हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे कितनी अच्छी शिक्षण विधियों का उपयोग कर रहा हो, चाहे कितनी अच्छी व्यक्तिगत भिन्नताओं को उसका ज्ञान हो, लेकिन जब तक उसको विषय का ज्ञान नहीं होगा, अगर देखिए टीचर से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, तो आप जो बेस्ट ऑप्शन होगा, उस बेस्ट ऑप्शन में विषय के ज्ञान को चुनेंगे, ठीक है? विषय का ज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? शिक्षा शास्त्रीय ज्ञान, यानी कि उसको पेडागोजी का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि बच्चे को कोई चीज़ कैसे सिखानी चाहिए, शुरू में उसको वो चीज़ इंटरेस्ट कैसे पैदा करे उसके अंदर, इन सब चीज़ों का टीचर्स को पता होना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए टीचर को। टीचर जब क्लास में प्रवेश करे, तो उसके दिमाग में ये चीज़ सेट होनी चाहिए कि सभी बच्चे एक टाइप के नहीं हैं, सभी बच्चों की क्षमताओं में मतलब फ़र्क है, ठीक है? तो उसे उस व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए ही क्लास में पढ़ाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक टीचर आया और उसने क्लास में इस तरीके से पढ़ा दिया, जैसे क्लास में सब होशियार बच्चे हों, तो बच्चे थोड़े मंद होंगे, ठीक है? जो बच्चे थोड़े औसत होंगे, वो चीज़ों को नहीं समझ पाएँगे, फिर वो
मतलब थोड़े पिछड़ जाएँगे और फिर वो उनके पिछड़ेपन का कारण आप लोगों को समझ में आ ही होगा क्या हो जाएगा, ठीक है? तो वही बात है। और इसमें दूसरी बात, अगर मान लो बहुत बहुत कमज़ोर बच्चे हैं, लेकिन जो 5-7 बच्चे हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, अगर टीचर है उन कमज़ोर बच्चों के तरीके से पढ़ा के चला गया, तो जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे उनको कहीं न कहीं नुकसान होगा, ठीक है? क्योंकि उनमें निरस्ता का भाव आएगा और उनकी पढ़ाई में रुचि फिर नहीं होगी, ठीक है? तो ये 2 बात हो गई। तो जो प्रगतिशील जो बच्चे हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, उनके लिए भी अलग से, और इसमें ओनली कमज़ोर बच्चों की व्यक्तिगत ध्यान तो नहीं, चाहे बच्चा कमज़ोर हो, चाहे बच्चा मतलब इंटेलिजेंट हो, सबकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाएगा। योग्यता के अनुसार टीचिंग, लर्निंग जो मटेरियल है वो यूज़ किए जाएँगे। शिक्षण विधियों का उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन, अगर टीचर के गुण में हमारे पास अगर ऑप्शंस आ रहे हैं 4, उनमें से अगर कूट में कहता है तो ठीक है, बाकी आप अलग-अलग भी याद कर लीजिए, तो भी हम आराम से क्वेश्चन को सरल कर पाएँगे। जिस टाइप से मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए हैं, मैं उस हिसाब से ये चीज़ आपको करवा रही हूँ, ठीक है? एक्टिव एंड इंटरेस्ट, बिल्कुल, माना अब हमारी क्लास है, टीचर आया और एकदम से अलसाया हुआ सा आ रहा है, आके चेयर पे बैठ गया, आधे होंठ गिरा के बोल रहा है, कभी कुछ आधी समझ में आ रही है, आधी हमारी नहीं आ रही है। तो उस टाइम क्या जो हमारी कंडीशन बनेगी वो हमें एकदम उबाऊ, निरस्ता, यानी कि बच्चा कहीं न कहीं बच्चे में रुचि नहीं पैदा होगी। लेकिन अगर टीचर एक्टिवनेस के साथ आता है, एकदम से बच्चों के साथ हँसी-खुशी से पढ़ाता है, बच्चों से क्वेश्चन्स पूछता है। अगर वो क्लास को जो माहौल है, वो खुशनुमा माहौल रखता है, तो बच्चा बहुत ढंग से सीख पाता है, ठीक है? तो क्लास का जो माहौल है, उसको कभी भी इतना मतलब ऐसे मतलब डरा हुआ सा नहीं होना चाहिए, खुशहाल वाला माहौल होना चाहिए क्लास का, ठीक है? तो जब हमने हमारे अधिगम की बात की, तो देखिए, हमने अधिगम की प्रक्रियाओं की बात कर ली, मैंने अधिगम की प्रक्रिया की बात कर ली, टीचर में अधिगम में कौन-कौन सी विशेषताएँ हैं, परिपक्वता एवं अधिगम में संबंध को पढ़ लिया। उन चीज़ों को मैंने नोट डाउन इसलिए नहीं किया, परिपक्वता एवं अधिगम को, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने की इतनी संभावना नहीं होती है, और अगर आए भी गा तो हमने परिपक्वता और अधिगम के जब अर्थ को समझ लिया, फिर चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आए, ठीक है? पढ़ाने को तो देखो मैं एक-एक लाइन में इसको बोल के भी पढ़ा सकती थी, लेकिन जब तक हम अर्थ ही नहीं समझ पाएँगे, इतने कोई मतलब नहीं है, ठीक है? क्योंकि देखो पहले बात अलग होती थी, पेपर अलग टाइप से थे, लेकिन इन सालों के आप पेपर उठा के देखिए, और ख़ासकर जो 2023 के जो पेपर हुए हैं, वो पेपर तो बहुत कंसेप्चुअल बेस पे आए हुए क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? दूसरी बात करें एनवायरनमेंट की, यानी कि अधिगम का हमारे मतलब वातावरण का हमारे अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो लोकतांत्रिक होना चाहिए। लोकतांत्रिक मतलब है कि ऐसा होना चाहिए कि उसमें टीचर भी जैसे एक्टिव हो और बच्चा भी एक्टिव हो। ऐसा नहीं हो कि बस टीचर जो करवा रहा है वो किया जा रहा है, बच्चे की इच्छाओं का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। ठीक है? लोकतांत्रिक होना चाहिए, यानी कि टीचर और बच्चा दोनों इंटरेस्ट और एक्टिवनेस के साथ वहाँ पढ़ रहे हों। ठीक है? फैमिली का एनवायरनमेंट भी सकारात्मक होना चाहिए। देखिए स्कूल का एनवायरनमेंट चाहे कितना भी अच्छा हो, आप कितनी भी अच्छी स्कूल में बच्चे को डाल दिए, लेकिन जैसे हम घर गए, हमारे घर जाते ही कलेश है, तो देखिए उस कलेश का प्रभाव कहीं न कहीं उस बच्चे पे पड़ेगा, क्योंकि जब घर में कलेश रहेगा तो वह बच्चा ढंग से ना तो पढ़ पाएगा, ना सो पाएगा, ना उसको टाइम पे खाना मिलेगा, और इन चीज़ों का प्रभाव उसके कहीं न कहीं स्कूल में पड़ेगा। जब स्कूल में जो पड़ेगा तो वो उसके अधिगम पे पड़ेगा, और जब बच्चे के अधिगम में रुकावट आएगी, बाधाएँ आएँगी, तो कहीं न कहीं बच्चे के पिछड़ेपन का कारण बनेगा, और पिछड़ेपन का कारण बनेगा तो वह बच्चे पीछे रह जाएगा, ठीक है? उसके बाद आती है सहयोगात्मक और सहकारिता की। सहयोगात्मक और सहकारिता की बात करें तो ये हमारे वाइगोत्स्की से संबंधित है, ठीक है? और वाइगोत्स्की को हम बहुत ढंग से पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो यानी कि जब बच्चों को बात क्लास में पढ़ाया जा रहा है, तो टीचर को जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो इस टाइप से करवानी चाहिए कि बच्चे आपस में सहयोग करके उन एक्टिविटीज़ को कर सकें, ठीक है? उसके बाद बात आई हमारी टीचिंग मेथड टाइप की, ठीक है? यानी कि इसमें हम जो पूरी लर्निंग प्रोसेस है, उस पूरी लर्निंग प्रोसेस को समझने की कोशिश की है, ठीक है? और सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों को हमने पढ़ने का प्रयास किया है, जो चीज़ें कहीं न कहीं पेपर में आई हुई हैं और वहीं से ही इसको उठाया हुआ है, ठीक है? अब आती है हमारी व्याख्यान विधि की, ठीक है? तो व्याख्यान विधि में क्या होता है, देखी जाए तो देखो व्याख्यान विधि जो है वो बड़ी कक्षाओं के लिए अच्छी होती है, लेकिन छोटी कक्षाओं के लिए अच्छी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि टीचर आता है और मतलब बोल के, अब मान लो अपने जैसे बड़ी क्लास में है और हम सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो टीचर आकर सामाजिक विज्ञान को पढ़ा के चला जाएगा। तो उस टाइम जो बच्चों की समझ होगी वो उस टाइप की विकसित हो चुकी होगी कि बच्चा उस चीज़ को समझ जाएगा। लेकिन अगर वही प्रतिक्रिया टीचर अगर छोटी क्लास के बच्चों में करे, तो क्या वह बच्चा पढ़ पाएगा? नहीं, वह बच्चे के लिए वह क्लास उबाऊ और निरस्ता हो जाएगी। ठीक है? तो एक्टिव इसमें टीचर एक्टिव रहता है। प्राइमरी क्लास के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बड़ी कक्षाओं के लिए अच्छी है, क्योंकि सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाता है, समय की बचत हो जाती है, लेकिन ये सब में निरस्ता पैदा करता है,
ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशंस मेथड की बात ये होती है, ये भी टीचर सेंटर्ड मेथड है और इसको टीचर मेथड सेंटर्ड हम कैसे कहेंगे कि जैसे इसमें क्या होता है कि टीचर ने एक स्लाइड ली, उस पे सब कुछ लिख लिया और उस स्लाइड को जैसे हमारे जो प्रोजेक्टर्स होते हैं उन पे चला दिया, या जैसे आजकल तो स्कूलों में मतलब एलईडी वगैरह लगी हुई हैं, जैसे हमारी जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं उनमें जैसे एलईडी जगह जगह लगी हुई है, टीचर एक जगह पढ़ा रहा है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी कि टीचर ने एक स्लाइड पे सब कुछ लिख दिया और बच्चा उसको खुद ही रीड कर रहा है और खुद ही पढ़ रहा है। प्ले वे मेथड्स, प्ले वे मेथड्स जो हैं हमारे यानी कि खेल विधि, ठीक है? तो जब हम खेल विधि की बात करें, जब बच्चा खेल विधि से किसी चीज़ को सीखता है तो दूसरी पहली बात तो ये, जो हमारा एनसीएफ कहता है कि बच्चा सक्रियता के साथ जितना अच्छा ज्ञान स्थायी प्राप्त करता है, उतना कोई भी विधि में नहीं कर पाता है। तो जब बच्चा प्ले वे मेथड के थ्रू खेलता है, यानी कि बच्चा बच्चों के साथ खेलता है, तो एक तो उसमें नैतिकता की भावना आती है। नैतिकता की अपन भावना की बात करें तो ये हमारे जो कोहलबर्ग है, उन्होंने जो सिद्धांत है उसमें 3 अवस्थाएँ और 6 प्रवस्थाएँ दी हैं, ठीक है? तो वहाँ कहीं न कहीं वो हमें नैतिकता का ज्ञान बताते हैं, ठीक है? कि नैतिकता क्या होती है, ठीक है? अच्छाई, बुराई, समाज के सिद्धांत, कैसे हम सिद्धांतों को तोड़ते हैं, वो सारी चीज़ें बता रखी हैं उन्होंने। सहयोग की बात करें तो हम वाइगोत्स्की पे जाएँगे, क्योंकि जो हमारे वाइगोत्स्की हैं वो एमकेओ, जेपीडी जो अंतःविषयकता होती है उनके ऊपर हमें कहीं न कहीं बताते हैं और वो कहते हैं कि बच्चा जितना पीयर मतलब उसमें सीख पाता है, जैसे ग्रुप में रह के बच्चा जितना अच्छा सीख पाता है, फ्रेंड्स के साथ बच्चा जितना अच्छा सीख पाता है, उतना बच्चा एक टीचर से उतना अच्छा नहीं सीख पाता है। और दूसरी बात होती है हमारे समाजीकरण से, इससे बच्चे का समाजीकरण होता है। समाजीकरण का मतलब होता है कि एक बच्चा घर पे अकेला-अकेला खेलता है, लेकिन अगर वो बच्चा स्कूल में गया और वो बहुत सारे बच्चों के साथ खेल रहा है, तो कहीं न कहीं उसमें अच्छे और बुरे को जो समझने की जो भावना होती है, वो आ जाती है। मान लियो उदाहरण के तौर पे अपन माने इसको, जैसे आज मैंने खेल-खेल में किसी बच्चे को गाली निकाल दी, वो बच्चा मुझसे नाराज़ हो गया, वो बच्चा मुझसे रोने लग गया, ठीक है? रोने लग गया, उसने टीचर को शिकायत की, टीचर उसने बोला कि उस बच्चे ने मुझे गाली दी। तो जब वो बच्चा रोया और उस बच्चे को डाँट पड़ी तो उसको लगा कि कहीं न कहीं मैंने कुछ गलत किया, मैंने उसको गाली दी, वो मैंने गलत किया। तो नेक्स्ट टाइम वो बच्चा ध्यान रखेगा और वो गाली देने से बचेगा, ठीक है? तो उसमें कहीं न कहीं भावनाएँ पैदा होती हैं, ठीक है? उसके बाद प्रोजेक्ट मेथड चाइल्ड सेंटर्ड है, टास्क या पर्टिकुलर टॉपिक्स पे होता है। बिल्कुल प्रोजेक्ट्स जो हमारे स्कूल में होते हैं, चाहे हमारे स्कूल स्तर पे देख लें, चाहे हम हमारे बड़े स्तर पे देखें, तो जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं, ठीक है? टास्क यानी कि कोई भी एक टॉपिक होता है, बच्चे को उस टॉपिक पे काम करने के लिए दे दिया जाता है और बच्चा उस पे काम करता है, ठीक है? अब चाहे वो हमें थर्मल पे दे दिया हो, चाहे हमें मान लो जो पानी की नई-नई तकनीकें हो रही हैं, उन पे दे दिया हो, चाहे हमारे साइंस में हमें किसी भी चीज़ पे दे दें, यानी कि हम किसी भी चीज़ का अगर प्रोजेक्ट बना के ला रहे हैं, तो वह कहीं न कहीं हमारे लिए टास्क होगा और पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाया जाएगा, ठीक है? उसके बाद बात करें हमें हमारी समस्या समाधान विधि यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की बात करें तो देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप पेडागोजी उठा के देखिए और इसमें आपको हमेशा क्वेश्चन मिलेगा। 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे इससे, ठीक है? तो इसकी अगर इसमें अगर पूछा जाता है, तो सबसे पहले तो जैसे कोई क्वेश्चन हमें दे दिया, उस हिसाब से हमसे पूछ लिया जाता है कि भई बच्चा कौन-सी विधि का उपयोग कर रहा है, तो वो तो एक अलग बात हो गई, उस क्वेश्चन को तो हम ऑप्शंस के हिसाब से कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में जो मेन बात है, वो क्वेश्चन जो उठता है, वो इसकी जो ये 6 स्टेप हैं, इन 6 स्टेप से उठता है। तो देखिए इन 6 स्टेप को हम रट के ना एक बार हम समझने की कोशिश करेंगे और आप एक बार समझने का प्रयास करना। सबसे पहले तो समस्या समाधान यानी कि हम किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो समस्या का समाधान हम तो तभी करेंगे ना तब हमें समस्या की पहचान होगी। तब तक हमें समस्या की पहचान ही नहीं होगी तो हम समस्या का समाधान कैसे करेंगे? नहीं कर पाएँगे ना। ओके। उसके बाद होती है समस्या की पहचान करना, उसके बाद होती है परिभाषित करना। परिभाषित करने का मतलब हम हमारी भाषा में समझे तो हम यूँ समझ सकते हैं इसको, परिभाषित करने को हम यूँ समझ सकते हैं कि मान लो मुझे कोई समस्या हुई, ठीक है? मैंने समस्या की पहचान तो कर ली। मुझे ये तो पता चल गया कि मुझे मान लो कि मुझे किसी से कोई परेशानी है, ठीक है? तो मुझे ये तो पता चल गया मुझे इस परेशानी है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अब मैं इसको कहूँ कैसे उस बात को कि मुझे इससे क्या परेशानी है? तो मैं जैसे-तैसे करके कोई रास्ता निकालती हूँ और मैं उसको चाहे कैसे भी करके मैं बताती हूँ कि देखिए ऐसी-ऐसी सी बात है और ये परेशानी है। फिर उस परेशानी के बाद में मैं परिकल्पना तैयार करती हूँ। परिकल्पना मतलब हम उस पे विचार मंथन करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, एक परिकल्पना का निर्माण करते हैं, ठीक है?
एनालिसिस द प्रॉब्लम, एनालिसिस द प्रॉब्लम मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को टुकड़ों में करना, यानी कि विश्लेषण करना। ठीक है? जब हमने पहचान कर ली, उसको परिभाषित कर लिया और एक परिकल्पना हमने तैयार कर ली, तो उस कार्य को मैंने छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट दिया। और जब मैंने उस कार्य को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट दिया, ठीक है? तो या जब मैंने इसको अलग-अलग तरीकों से बाँटा, तो मुझे इसका कहीं न कहीं समाधान मिला। जब मैंने सारे तथ्य इकट्ठे कर लिए, तो उन तथ्य के आधार पे मैंने इनका क्या कर दिया, सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण कर दिया। और जब संश्लेषण कर लिया, तो उसके बाद क्या हो गया, परिणाम का मूल्यांकन। ठीक है? यानी कि उसके बाद हमने क्या कर लिया, परिणाम का मूल्यांकन। मूल्यांकन से मतलब है मूल्य प्लस अंकन, यानी कि हमने जो ग्रहण किया है, जो अधिगम किया है, वो कितना किया है। ठीक है? यानी कि हमने जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व की है, वो हुई है या नहीं हुई है। अगर हो गई है, तो वो किस तरीके से हुई है। ठीक है? उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। समस्या की पहचान करना, परिभाषित करना, परिकल्पना तैयार करना, एनालिसिस द प्रॉब्लम एंड सिंथेसिस द मेथड, और परिणाम का मूल्यांकन। ये हमारी बात हुई अधिगम की, यानी कि लर्निंग की। ये हमने पढ़ा है पेडागोजी के हिसाब से। ठीक है? और वैसे पेडागोजी के हिसाब से अगर अपन बात करें, तो जो अपने व्यवहारवादी हुए हैं और जो अपने मतलब संरचनावादी जो हुए हैं, इन सब का कहीं न कहीं संबंध जो है वो हमारी लर्निंग से है। ये भी लर्निंग से संबंधित ही बताते हैं। ठीक है? तो अधिगम के सिद्धांत की बात करें, तो अधिगम के जो सिद्धांत हैं, वो हमारे व्यवहारवादी और संज्ञानवादियों ने दिए हैं। तो व्यवहारवादी में हम बात करें, तो देखिए हमारे अनुबंधन का जो सिद्धांत है, वो हमारे पावलोव ने दिया है। उन्होंने दिया है 1904 में, और उन्होंने दिया था कुत्ते पर। ठीक है? उन्होंने जैसे इसमें कई प्रक्रियाएँ अपनाई थी कुत्ते की, जैसे लार गिर रही, अनुबंधित किया था, घंटी बजाई थी, भोज लेकिन यहाँ विस्तार से मैं इसलिए नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि सीटेट में अपना इतने अभी तक प्रश्न इतना नहीं आ रहा है। ठीक है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन बीएफ स्किनर, जो उन्होंने चूहे और कबूतर पे किया था। ठीक है? और क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी कि स्किनर की अगर मैं बात करूँ, तो स्किनर का जो सिद्धांत है, वह कहीं न कहीं हमारे जो साइंस में जो नवाचार है, वह अभिकर्मित अनुदेशन जो विधि है, उसमें कहीं न कहीं ये काम आता है। तो अभिकर्मित अनुदेशन विधि है, इम्पोर्टेंट है, एक बार आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए मेरी प्लेलिस्ट में मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप एक बार चेक कीजिएगा। प्रबलन का सिद्धांत केएल हल ने दिया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत हमारे थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है? अगर भी हमने जब अधिगम पढ़ा था, तो हमने बार-बार तत्परता, रुचि पढ़ी थी। तो तत्परता, रुचि हमारे थॉर्नडाइक के सिद्धांत में आती है। उसके बाद बात आती है हमारे संज्ञानवादी की। तो हमारे जो संज्ञानवादी थे, उन्होंने दिया अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत। कॉलर ने सामाजिक अधिगम जो अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था, उन्होंने कहा था कि बच्चा जो करता है, वो समाज का अवलोकन करके सीखता है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो हमारे जीन पियाजे ने दिया था, पियाजे ने हमारे 4 अवस्थाएँ बताई थी। ठीक है? उसके बाद हमारे रॉबर्ट गेन ने हमारी जो आवश्यकताएँ बताई थी। उसके बाद हमारे जो है कुर्ट लेविन, जिन्होंने क्षेत्र सिद्धांत दिया था। उसके बाद हमारे चीन सिद्धांत दिया था, जो हमारे टॉलमैन ने दिया था। ठीक है? तो ये हो गया हमारा लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में हमने टीचर को भी पढ़ लिया, हमने स्टूडेंट को भी पढ़ लिया। टीचर में क्या-क्या गुण होने चाहिए, हमने वो भी पढ़ लिया। किस टाइप की मेथड्स के टीचर को यूज़ करना चाहिए, हमने वो भी पढ़ लिया। अधिगम की जो मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएँ दी, हमने वो भी पढ़ लिया। परिपक्वता एवं अधिगम में संबंध भी पढ़ लिया। ठीक है? और आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप इसको अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।